अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज के वीकेंड वाइब्स के साथ आपका मेज़बान वासिफ मलिक आपकी खिदमत में हाजिर है। आज के इस शो में हमारे मेहमान हैं रियल एस्टेट टाइकॉन, पाकिस्तान में हाई राइज बिल्डिंग्स को मुतारिफ करवाने वाले रफ़ी ग्रुप के चेयरमैन इम्तियाज़ रफ़ी भट्ट। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। इम्तियाज़ भाई, आपने अपने अमली ज़िंदगी का आगाज़ एक वेटर के तौर पे किया, आज वो नौजवान इस मुकाम पे कैसे पहुँचे? मेरे वालिद फौत हो गए थे एयर क्रैश में, मैं जब 2 महीने का था। अच्छा। और 1948 में पाकिस्तान बनने के साल बाद कायदे आज़म फौत होते हैं सितंबर 48 में, मेरे वालिद नवंबर 48 में, 2 महीने 2 महीने के बाद। और मैं 2 महीने का था। अच्छा, जब आपके वालिद साहब की डेथ हुई आप सिर्फ 2 महीने के थे? मैं 2 महीने का था। मेरे वालिद अपने ज़माने में इंडिया के सबसे बड़े लार्जेस्ट सर्जिकल एंड हॉस्पिटल अप्लायंसेस की इंडस्ट्री थी उनकी। अच्छा, आपके वालिद साहब की? मेरे वालिद 1936 में 27 साल की उम्र पे पहले मुसलमान थे जिसने इंडिया में बैंक बनाया बाय द नेम ऑफ सेंट्रल एक्सचेंज बैंक बाय द नेम ऑफ सेंट्रल एक्सचेंज बैंक। सेंट्रल एक्सचेंज बैंक, ये आपके वालिद साहब ने पहला मुसलमान था। अच्छा। 36 में, 42 में हबीब बैंक बना था, 1942 में। सही, मतलब हबीब बैंक से पहले जो पहला मुस्लिम बैंक था बड़े सगीर पाको हिंद में कायम हुआ था, वो आपके वालिद साहब मेरे का? वालिद, सेंट्रल एक्सचेंज बैंक। अच्छा। और मेरे वालिद उस ज़माने में पार्टीशन से पहले उनको कर्नल का खिताब भी था ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से। कर्नल का तो वो फौज में भी थे? नहीं, फौज में नहीं थे, बट खिताब मिला था जिस तरह सर का नहीं मिलता, जी जी, इस तरह मिला था। बिकॉज वर्ल्ड वॉर 2 के ज़माने में वो जाते थे लंदन और सर्जिकल एंड हॉस्पिटल अप्लायंसेस की इंडस्ट्री थी, उसकी फर्दर इनोवेशंस लेने के लिए दूसरी जंग अज़ीम के दौरान। वो जब जाते थे तो वो कर्नल की वर्दी भी पहन के जाते थे। आपको इंटरप्ट करना चाहूँगा, हालांकि आपकी बातें बड़ी मज़ेदार हैं, करना नहीं चाहिए, लेकिन एक तरफ मैंने सुना, आप बता रहे हैं अपने वालिद साहब के मुतालिक वो इतने बड़े आदमी थे, दूसरी तरफ जो मैंने रिसर्च की है उसके मुताबिक आपने अपनी अमली ज़िंदगी एक बैरे के तौर पे शुरू की थी, तो फिर आपने कारोबार क्यों नहीं संभाला? एक तो बात है, मैं 2 महीने का था जब वो फौत हुए। ठीक है। और उनके 2 छोटे भाई थे। ठीक है। कारोबार में। ठीक है। और वो इतना बड़ा कारोबार था सही, कि उन भाइयों से संभाला नहीं गया। ठीक है। तो उनकी फौतगी के 2-3 साल के बाद ही वो एम्पायर कोलैप्स कर गया। जब एम्पायर कोलैप्स कर गया और मेरी वालदा एक मिडिल क्लास में आ गई। ठीक है, वो कारोबार तबाह हो गया। ओहो। चाचों के साथ लिटिगेशन भी शुरू हो गई और कारोबार तबाह हो गया। ठीक है। मेरी मदर ने मुझे रेज़ किया मिडिल क्लास में, और उनकी एक मदूद आमदन थी किरायों से। ठीक है। और उसमें रेज़ किया और मुझे अपने वालिद के बारे बताती रही कि वो उनकी खसीतें और उनकी कामयाबियाँ और सारा कुछ, जो छोटी उम्र में मुझे समझ भी नहीं आ रही थी ये क्या रही। सही। इस वजह से मेरी पढ़ाई के ज़माने में पढ़ाई में दिल भी नहीं लगता था। अच्छा। तो आई वांटेड टू नो मोर देन जो स्कूल में पढ़ाया जाता है। आपके अंदर एक बेचैनी थी जिसकी वजह से आपका तालीम के अंदर भी तवज्जो नहीं होती थी। ठीक। और मैं बस पासिंग मार्क्स में पास करता था। मैं बस पास हो जाते थे। पास हो जाता था। तो वो चीज़ मेरे दिमाग में घुस गई, बल्कि सबकॉन्शियस माइंड में घुस गई। जी। अब मैं कुछ करना चाहता हूँ, बड़ा होना चाहता हूँ, कामयाब होना चाहता हूँ। ठीक है। कोई रास्ता नहीं है, कोई गाइडेंस नहीं है, कोई कुछ नहीं। सही। मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। जो मेरे उस वक़्त मामू या रिश्तेदार मुझे बताते थे या एडवाइस देते थे, वो मुझे अपील नहीं करती थी। वो उनकी एडवाइस उनके मुताबिक थी, वो मिडिल क्लास में थे, उन मिडिल क्लास की बातें करते थे। फिर जब आपको मिडिल क्लास की बात कभी समझ ही नहीं आती थी? मुझे समझ नहीं आ रही होती। सही। क्योंकि माँ ने दिमाग में डाला हुआ फीड किया हुआ था सारा आपके वालिद साहब के मुतालिक, क्या चीज़ थी और उनके किन के साथ तल्लुकात थे और क्या वो करते थे। फिर जब मैं कोई 25 साल का हुआ तो मैंने
मैच्योर हो गया तो मैंने जब गौर किया हर चीज़ पे तो मैंने ये देखा कि मेरा पाकिस्तान में कोई कामयाबी के चांसेस नहीं है। बिकॉज ना मेरे पास पैसा है बिज़नेस करने के लिए, ना गाइडेंस है, ना मुझे पता है मैंने क्या करना है। सही। तो मेरे पास गाड़ी होती थी उस वक्त, मैंने गाड़ी बेच के, एक दोस्त मेरे साथ था, गाड़ी बेच के तो हम अमेरिका चले गए दोनों। किस सन में? 1974। अच्छा। 74 में। तब वीज़ा वगैरह नहीं होते थे या? होता था वीज़ा, बट अच्छा। आराम से लग जाते थे। ठीक है। 74 में अमेरिका चले गए $1000 के साथ। ठीक है। $1000 के साथ अमेरिका चले गए। उसके हफ्ते बाद, 4 दिन बाद हमने अपार्टमेंट किराए पे ली, उसका एडवांस दिया और सिक्योरिटी दी, रेंट दिया, तो $500 वहाँ पे लग गया। अच्छा। $500 रह गया। मैंने अपने दोस्त को कहा जो मेरे साथ था, मैंने कहा 15-20 दिन तक हमारे पास, जब महीने तक ये पैसे ख़त्म हो रहे होंगे तो हम पाकिस्तान वापस जा रहे होंगे। ठीक है। बिकॉज कोई लेकिन सर्वाइवल। इतने जज्बे से आप गए, फिर उसके बाद जाते ही वापसी का सोचना शुरू ये मैंने कहा बिकॉज पैसा ख़त्म हो रहा था जी। ना। ठीक है। तो मैंने कहा हम 15-20 दिन के बाद गालिबन डिसअपॉइंटेड होकर वापस जा रहे होंगे। सही। उसने कहा ठीक है। तो मैंने फिर उसको सजेस्ट किया, मैंने कहा कि हम अपनी रिटर्न टिकट जो है ना जी। वो वापस पाकिस्तान भेज देते हैं बेचने के लिए, कि वो इन कैश कर लें, रिफंड कर दें। रिफंड कर लें। मतलब कश्तियां जलाने का हमारे फैसला किया आपने। हमारे पास ना टिकट होगी ना वापस जाएंगे। सही। सो ये कर लिया। जब ये कर लिया तो अब कैसे खड़ा होना है? तो फिर नौकरी होती है, बताओ सही। जो कर सकता। तो मुझे किसी ने कहा फैक्ट्री में जाके नौकरी ढूंढ लो। मैं फैक्ट्री एक आदि में भी गया, वो मुझे अजीब सी लगी वहाँ की नौकरी, तो मैं रेस्टोरेंट में चले गया ठीक। बैरागिरी करने। सही। ठीक। अब अमेरिका के रेस्टोरेंट में आप बैरागिरी नहीं कर सकते बिकॉज उनके मेन्यूज़ होते हैं, बड़े बड़े सोफिस्टिकेटेड मेन्यूज़ होते हैं, सारा कुछ होता है, तो वो आपको बड़े क्वालिफाइड लोग होते हैं। बड़े एक्सपीरियंस साल 2 साल का होगा तो आप कर सकते हो ना। सही। तो आपको जॉब मिलती है, उसको कहते हैं बस बॉय, जो बर्तन उठाता है, किचन में लेके जाता है, और किचन में लेके जाता है और मेज़ को साफ करता है और बर्तन और प्लेटें और कांटे चमचे लगाता है। ये मैं बस समझ बॉय गया, बिल्कुल सही कहा। ये आसान काम ठीक होता है। तो मैंने वो किया। मुझे हफ्ते बाद उन्होंने निकाल दिया कि जॉब से निकाल दिया। जॉब से निकाल दिया कि आपकी ज़रूरत नहीं है। वजह क्या बनी? जॉब से निकाल दिया। मुझे नहीं समझ आई। मैंने किसी और रेस्टोरेंट में चले गया, वहाँ पे नौकरी की। उन्होंने भी 2 हफ्ते 2.5 हफ्ते बाद निकाल दिया। अच्छा। मैं तो फिर ब्रेड एंड बटर के लिए फिर आप कैसे ये survive? 2-3 हफ्ते तो काम किया ना। सही। तो वो वीकली पे मिली आपको? जो वीकली पे पर आवर $2 पर आवर होती थी। ठीक है। तीसरे रेस्टोरेंट गया जॉब करने, वहाँ भी 2 रेस्टोरेंट से आप निकाले गए, तो फिर रेस्टोरेंट में ही क्यों जाते थे आप? रेस्टोरेंट में बिकॉज मुझे रेस्टोरेंट एक बेहतर माहौल लगता था काम करने के लिए। ठीक है। जहाँ पे लोग आ भी रहे हैं, एक खुशी का माहौल भी है, गोरियां भी आती होंगी, गोरियां भी आ रही हैं, खाने भी अच्छे चल रहे हैं। मैं वो आपके मिजाज के साथ मैच करता मजाज के हम मैच कर। बिजनेस में किसी फैक्ट्री में कोई मजदूरी कर रहा हूँ, ठीक ये है। मजदूरी इसाक खान ने भी नहीं की, बेनज़ीर ने भी नहीं की, ठीक है। और नवाज शरीफ ने भी नहीं किया। ठीक सो है। आप न्यूक्लियर बना रहे तो अमेरिका रोक रहा था, को अमेरिका को पाकिस्तान न्यूक्लियर कंट्री एक्सेप्टेबल नहीं थी। सो 90 का पूरा दौर जो है वो रियल एस्टेट डेड थी, इसमें कारोबार नहीं हुआ ना, बिल्कुल कारोबार नहीं हुआ रियल ठीक है। और इसमें थोड़ी बहुत कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ आई जो फ्रॉडलेंट थी, जिनसे बात हुई नहीं। तो 90 का दौर पाकिस्तान के लिए बहुत बुरा था। उसके बाद फिर 90 के बाद 2000 जब आता है ठीक है तो मुशर्रफ टेक ओवर करता है, जी। अमेरिका फिर सैंक्शंस लगाता है, सही। और मुशर्रफ 1.5 साल जब टेक ओवर करता है एज चीफ एग्जीक्यूटिव, तो पाकिस्तान के हालात फाइनेंशियल बहुत बुरे होते हैं। तो फिर 9/11 हो गया अमेरिका में। फिर जरूरत पड़ गई आप लोगों को। जब 9/11 हुआ तो मुशर्रफ वाज रिकग्नाइज्ड, और फिर ठीक। मुशर्रफ को कहा गया तुम इलेक्शन कराओ जी। और पॉलिटिकली करो जी। कि हम अपनी सैंक्शंस ख़त्म करें। सही। फिर 2000 का दौर जो मुशर्रफ का था वो जी। तो आपको याद होगा, इकोनॉमिकली
बूम कर रहा था। एग्जैक्टली ऐसे ही, बिल्कुल और ऐसे ही। उसमें रियल एस्टेट ने भी बूम किया। जी। उसमें बदकिस्मती ये हुई कि रियल एस्टेट ने इतना बूम किया, मगर जो डेवलपर आ गए या जिन्होंने डेवलपमेंट शुरू कर दी, वो नॉन प्रोफेशनल थे, नॉन कमिटेड वो थे, हर कोई इस काम में आ गया। नॉन कमिटेड थे, उनको पता ही नहीं था हम क्या कर रहे हैं। जी, जी। खुद भी डूबे, लोगों की इन्वेस्टमेंट भी लेके डूबे। सही। जब मैं 40 साल का हुआ, 40 इयर्स, ठीक है। और मैं बिजनेस में 80s के दौर में 10 इयर्स में ठीक है। मैंने जो मेरी ख्वाहिश थी, जो ख्वाब था, जो सोच थी, मैंने वो अचीव कर लिया। ठीक है और मेरी वालदा हयात थी, जी। ठीक है। और मुझे अच्छा, माशाल्लाह, मुझे याद है, आपकी कामयाबी उन्होंने देखी अपनी देखी, आंखों से। और उनकी शक्ल पे जो खुशी मैं देखता था, ये सबसे बड़ी दैट अचीवमेंट वुड है। मेक मी वेरी हैप्पी। सही। जो खुशी देखता था। तो जब मैं अब मैं 40 साल का था, आज से 32 साल पहले, मैं अच्छा। बिजनेस में पुरबाश हो गया। जी। तो मेरा बिल्कुल बात करेंगे, क्योंकि कायद आज़म के हवाले से भी बहुत सवालात हैं मेरे जहन में। लेकिन सबसे पहले ग्वादर के मतलब बता दीजिए कि वहाँ जो आप सोसाइटी बना रहे हैं उसके मतलब बता दीजिए, और वो उसका आने वाले वक्त में ग्वादर को आप कहाँ पे देखते हैं? देखें, ग्वादर का जो सिचुएशन है, ठीक है। पहले तो मैं आपको बताया कि चाइना की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। हमारी खुशकिस्मती है, उनकी ज़रूरत है। अच्छा। उनकी ज़रूरत है, हमारी खुशकिस्मती है। जी। जिस तरह इंसानों में किस्मतें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, मुल्कों में भी किस्मतें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। कभी सही आपकी खुशकिस्मती होती है, कभी बदकिस्मती होती है। आजकल इंडिया की बदकिस्मती है ठीक है। कि टूटने की तरफ जा रहा है। तो ग्वादर जो है, ये इस तरह है कि आप सोचें, मेंटली सोचें कि चाइना का ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो है, उसका मेजर पार्ट जो होगा थ्रू ग्वादर आएगा और जाएगा। बिल्कुल सही है। फिर रशिया भी जुड़ा हुआ है सी पैक के साथ, ठीक है। उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, वो भी जुड़े हुए हैं। सेंट्रल एशिया को तो सी चाहिए ना, और सी साउथ चाइना सी है, ये अपना सॉरी इंडियन ओशन है। सही है। सो आप ये सोचें कि इतनी बड़ी पावर, चाइना की तरह की वर्ल्ड की नंबर 1 और 2 इकोनॉमिक पावर, और जितना ट्रेड है उसका, वो उसका 1/4 भी आपकी थ्रू जा रहा हो, तो आप सोचें आप कहाँ पहुँच जाते हैं। ठीक है। और वो आपका एग्रीकल्चर को कहते हैं कि जो अगर आपकी यील्ड आज एकड़ में 10 मन है, तो हम 2 सालों में आपकी 20 मन होगी। ठीक है। ठीक है। और बिजली जो ये चल रही है, ये सी पैक का पैसा है। सड़कें देखें जिस तरह लाहौर पाकिस्तान में बनी हैं, ये जी। बंदा सोच भी नहीं सकता कि पाकिस्तान में ये तसव्वुर भी नहीं हो इस तरह के सकता। हाईवेज और इस तरह के मोटरवेज बनेंगे। ठीक है। आपके सामने बने, ये सी ऐसे पैक ही। का पैसा है। बिल्कुल सही है। $70 बिलियन उन्होंने कमिट किया है सी पैक को, जी। जिसमें से 25 बिलियन लगा है, बाकी लगना है। ठीक है। आपका प्रोजेक्ट कैसा रहा सर वहाँ पे? हमारा ग्रीन पाम जो है, ये लार्जेस्ट प्राइवेट प्रोजेक्ट है ग्वादर का। लार्जेस्ट, सबसे बड़ा सैंक्शन प्रोजेक्ट ऑफ ग्वादर, अप्रूव्ड है GDA से? अप्रूव्ड GDA से। ठीक है। ओवर 10,000 कनाल्स का फर्स्ट अप्रूवल है। 10,000 कनाल का पहला ऑलरेडी अप्रूव्ड है वहाँ हाँ, ऑलरेडी अप्रूव्ड है। ओवर 10,000 कनाल। ठीक है। और बाकी भी ज़मीनें हमने ली हुई हैं। पे? ठीक है। हम बिलीव ये करते हैं कि इतना जब वहाँ पे ट्रेडिंग होगी, इतना सारा कुछ होगा, जब पोर्ट शुरू होगा, और हो गया पोर्ट शुरू, जी। तो उसको डेफिनेटली रेजिडेंट्स के लिए चीज़ें चाहिए, एक सोसाइटी चाहिए। तो ग्रीन पाम ऑन इंटरनेशनल लेवल, ऑन इंटरनेशनल स्केल बन रही है, जी। और तेज़ी से बन रही है। सही। और इसमें आप जैसा लाहौर का DHA देखें कि जी। हर चीज़ है उसमें। DHA ले लेना, लेकिन क्लब आप भी है, हर हॉस्पिटल चीज़ भी है। वक्त से बहुत पहले शुरू कर देते हैं। जब पाकिस्तान में हाई राइज बिल्डिंग्स नहीं थी, आपने शुरू कर दी। लोग आपको कहते होंगे कि ये आपने गलत कर रहे हैं, पैसा बिल्कुल ज़ाया हो जाएगा। कहते थे, बिल्कुल। फिर आप ग्वादर पे चले गए, तब कोई नहीं गया, अब हर कोई आपके पीछे वहाँ पे पहुँच गया है। मैं पहला था जिसने लाहौर में फार्म हाउसिंग की थी। अच्छा, जबरदस्त। 86 में कभी फार्म हाउसिंग तो नहीं पहले लोग आपको रोकते हैं, फिर आपको फॉलो करना शुरू कर देते हैं सर, ये थी। रोकते हैं। मेरा एक दोस्त था, तो आप रुकते क्यों? डर नहीं आता आपको पैसा ज़ाया हो जाएगा? नहीं, अपनी विजन होती। मेरा एक दोस्त था, है, जी। जब उससे मेरी बात हुई, मैंने कहा मैं ग्वादर गया हूँ तो मैंने हाउसिंग करना चाहता हूँ। 2004 की बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो उसने मुझे क्या, उत्थे पॉपुलेशन कितनी है? मैं सही। क्या 50,000 बंदा।
ठीक है। कहता कर दे की मैं क्या फिशरमैन। तो कहते तू अच्छा। पागल हो गया, तू 50,000 बंदा मछलियों को प्लॉट मछलियां वास्ते तू प्लॉट चले गया। ठीक मैं क्या सर ग्वादर चाइना आ रहा है, चाइना की जरूरत है, चाइना का है। जी एंड ही एंड अदर फ्रेंड्स आल्सो केप्ट टेलिंग मी कि क्या बात पागल वाली बातें कर रहे हो, पैसा न जाएगा। चाइना कहाँ से आया, चाइना का क्या तल्लक है, चाइना ने क्यों आना है पाकिस्तान में, पाकिस्तान में तो करप्शन इतनी ज़्यादा है, पाकिस्तान में इनकॉम्पिटेंसी इतनी ज़्यादा है, पाकिस्तान में ये बुराई है, पाकिस्तान में वो बुराई है। मेरा जवाब ये था पाकिस्तान में सब बुराई है। उनको यहाँ तो बंदे को पैसा आ जाए पाकिस्तान वो छोड़ देता है, मैंने कहा आप कह रहे हैं कि चाइना मैंने आएगा। कहा पाकिस्तान में सब बुराई है, ठीक है। बट ये नक्शा देखो ज़रूरत उसकी क्या है, जिसकी ज़रूरत है वो आपकी बुराइयाँ नहीं देखेगा, आपकी बुराइयाँ ठीक कराएगा और ठीक करेगा। और मेरा आज भी यकीन ये है कि जितनी आपकी बुराइयाँ हैं आज पाकिस्तान में, करप्शन की या इनकॉम्पिटेंसी की जितनी भी हैं, और बहुत हैं, ये सारा कुछ चाइना की वजह से, सी पैक की वजह से आप नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हैं। ये आज के वर्ड्स याद रखें, 2-4 साल तक आप पाकिस्तान को भी नहीं पहचानेंगे। जितनी आपके दोस्तों ने फिर आपकी बातें मानी या नहीं? फिर आप कहते प्लॉट ले दो उधर सही। अब कहते प्लॉट ले लो उधर, ले दो उधर। मैंने कहा अब तो 20 गुना बढ़ गए हुए हैं। सही। मैं तो जब बात कर रहा था तो तब 20 गुना। तो जब आपके दोस्त आपको ये समझाते हैं कि आप ये काम ना करें, इसमें नुकसान होगा, तो आप कभी खौफजदा अंदर से नहीं होते, या कभी आपको लगता है मैं इसको मिस कर दूं, इसको छोड़ दूं, ड्रॉप कर दूं? नहीं, मैं डाटा लेता हूँ बहुत ज़्यादा। मेरी जो असूल है, मैं जो समझता हूँ, आपकी नज़र होनी चाहिए जी, विच इज़ विजन, नज़र जी, खबर होनी चाहिए, दैट्स इंफॉर्मेशन, सही, और सब्र होना चाहिए। सही, ऐनी के छाल मार दो। ठीक है। मेरी बात समझ गए? सब्र होना चाहिए कि आप सब्र के साथ अपनी विजन और अपनी इंफॉर्मेशन को, कायदे आज़म की तरह एक बार जब आप अपनी कमिटमेंट कर लेते हैं फिर आप पीछे नहीं हटते। कोशिश ही होती है। जी बिल्कुल सही इम्तियाज़ रफ़ी भट्ट साहब। नाजरीन, यहाँ पे हम लेंगे एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। हमने हमेशा सुना है कि बाप हमेशा बच्चों के लिए कुर्बानी देता, सब कुछ करता है। पहली दफ़ा कोई ऐसा बेटा हमें मिला है जिसने अपने बाप की खोई हुई शनाख्त दोबारा कौम के सामने रखी। इम्तियाज़ रफ़ी भट्ट साहब, रफ़ी भट्ट साहब के मुतालिक आप बताइए, मतलब ये तो ज़िंदगी में पहली दफ़ा सुना है कि एक बेटा जो कामयाब भी हो, जिसके पास सब कुछ हो। ये चीज़ें आमतौर पे होती है कि जायदाद के लिए मैं हथियार हूँ, आपने सब कुछ खुद दोबारा बनाया, उसके बाद अपने बाप की तलाश शुरू की और उसके नाम को सामने लेके आए। ये क्या ऐसा मुखरक बना जिसने आपको इस पे लगाया? मैंने जब रिसर्च शुरू की अपने बाप पे, जब मेरी 40 साल उम्र थी, एंड आई वांटेड टू नो अबाउट माय फादर एज मच एज आई कुड, और जेन्युइन तरीके के साथ। मेरा ख्याल है बड़ी एक अंदर बर्निंग होती है कि मैं बाप को सही तरह नहीं जानता। माँ तो बताती रही जिस तरह बताती थी। सही। तो जब मैंने उन पे पता करना शुरू किया, उससे पहले मैंने रफ़ी फाउंडेशन बनाई उनके ऊपर, और मैंने कहा मुखरक क्या बना? हम सुने हीर रांझा की दास्तानें, लैला मजनू, बेटे का बाप से इश्क। देखें, बात यह है कि 2 चीज़ें हुई। एक तो वालदा का बहुत हाथ था इसमें, कि वो इतनी उम्र पे कहती रही बाप बहुत बड़ा आदमी था, बहुत आपकी नज़र में। दूसरी चीज़ थी कि ही वॉज नॉट देयर। सही। तो एक ख्वाब में भी ख्याली चीज़ हो जाती है। सही। और थर्ड चीज़ है, जब आप खुद सक्सेसफुल हो जाए, ठीक है, जब मैं 40 साल का हुआ, उससे पहले तो मैंने रिसर्च नहीं की, आप खुद सक्सेसफुल हो जाए तो नाउ यू वांट टू नो अबाउट द फादर। सही। तो मैंने 7 years लगाए अपने बिजनेस से हट के अपने बाप की रिसर्च पे, और फिर कायदे आज़म के खतूत मिले आर्काइव से। फिर किसकी आर्काइव से मिले?
इस्लामाबाद आर्काइव्स, अच्छा। नेशनल आर्काइव्स इस्लामाबाद, लंदन खतो आर्काइव्स, किताबत कायदे आज़म और रफ़ी भट्ट साहब की के मुताल्लिक आपस में जी जो की हुई थी उन्होंने। हाँ, वो इस नेशनल इस्लामाबाद नेशनल आर्काइव्स में पड़े हैं ना। सही। सारा रिकॉर्ड पाकिस्तान मूवमेंट का, पाकिस्तान का, कायदे आज़म का वहाँ है। तो कायदे आज़म की रिसर्च की तो उसमें से कायदे आज़म और रफ़ी भट्ट के ख़त मिले और वहाँ से पता चला कि कायदे आज़म और रफ़ी भट्ट का कितना लगाव है और कितना तल्लक है और कायदे आज़म ने रफ़ी भट्ट के क्या क्या चीज़ें ज़िम्मे लगाई हुई हैं और रफ़ी भट्ट क्या कुर्बानियाँ देने को तैयार है कायदे आज़म के लिए। वो खतूत हैं, वो खतूत जो मिले उनकी किताब हमने छापी और बेनज़ीर भुट्टो तब प्राइम मिनिस्टर थी, वो खुद आई, उन्होंने इनाग्रेट की वो किताब। ठीक है। सो टू नो अ फादर वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। देन जब मैंने उनको डिस्कवर किया फ्रॉम हिस्ट्री तो आई रियलाइज्ड हाउ, मैं समझता था मेरी बड़ी अचीवमेंट्स हैं ठीक है। कि मैंने पैसा कमा लिया। सही। देन आई रियलाइज्ड कि मेरी अचीवमेंट है ही कोई नहीं। अच्छा। रफ़ी भट्ट ते मुल्क बना रहा सी, हाँ। कायदे आज़म नाल तल्लक सी ठीक है। और लार्जेस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट सी इंडिया दे विच, फर्स्ट मुस्लिम बैंकर सी और तब तो मुसलमानों के पास था ही कुछ नहीं, जी। हिंदू और अंग्रेज़ डोमिनेट करते हैं। तो रफ़ी भट्ट की रिसर्च में मैं कायदे आज़म की रिसर्च में घुसा सही। और कायदे आज़म को रिसर्च की नज़र से देखा, उस नज़र से नहीं देखा जो हमने किताबों में पढ़ा था। ठीक है। ठीक है, आपने इस्लामाबाद आर्काइव से मिलने वाले खतूत की रोशनी में कायदे आज़म की तलाशी और कायदे आज़म की जेन्युइन तलाश जो किताबों शताबों के अलावा जो हो सकती है। ठीक है। ओके। और उसके तलाश के बाद मुझे पाकिस्तान से प्यार हुआ। या आपने जब ये तलाश शुरू की रफ़ी भट्ट साहब के मुतालिक और कायदे आज़म साहब के मुतालिक, तब आपकी वालिदा हयात थी? मेरी वालिदा नहीं, फौत हो चुकी थी। अच्छा। कोई उनको 6 साल हो गए थे फौत हुए हुए। ठीक है। और मुझे लोग ये कहने लग पड़े थे कि ये खिसक गया, ये आज की बात नहीं कर रहा, कल के कारोबार की बात नहीं कर रहा, ये अपने बाप को ढूंढने चल पड़ा। वो मुझे दोस्त बहुत कहते थे तुम ये क्या कर रहे हो, बट मुझे जो सेटिस्फेक्शन मिलती थी वो किसी और चीज़ में नहीं मिलती थी। आपने इस दफ्तर में देखा रफ़ी भट्ट और कायदे आज़म की तस्वीरें। सही। मैं उस ज़माने में इसी दफ्तर में था, तो मैं इन तस्वीरों के सामने 2-2 घंटे वॉक करता रहता था। आई यूज्ड टू बी लिविंग विद माई फादर एंड कायद। ठीक है। साथ रिसर्च हो रही होती थी, तो मैं उस माइंड सेट में चले गया था। ठीक है। और प्रेजेंट से हट गया था, फ्यूचर के बारे सोच ही नहीं आती थी, पास्ट ढूंढ रहा था और अपने वालिद को ढूंढ रहा था। एक साफ़ी है, फौत हो गया, इम्तियाज़ सिपरा नाम है, उसने एक आर्टिकल लिखा जब मैंने रिसर्च की, उसने कहा फादर सन सेव्स द फादर, हेडलाइन, फादर सेव्स द सन। अच्छा, इसकी लॉजिक क्या थी? सन सेव्स द फादर, फादर सेव्स द सन, ये आर्टिकल आपने था। तो अपने वालिद साहब को दोबारा दुनिया के सामने खड़ा किया, उन्होंने कैसे आपको? उसने ये लिखा कि इम्तियाज़ रफ़ी ने अपने बाप को बचाया गुमनामी से और तारीख में ले आया। सही। और जब वो तारीख में आया तो रफ़ी भट्ट ने इम्तियाज़ रफ़ी को बचाया दाएं बाएं जाने पे। क्या कोई छोटा काम नहीं होना चाहिए? उसे बचाया दाएं बाएं जाने पे, उसने अपनी नगर पे लेकर गया। एंड दैट्स द रीज़न व्हाट आई एम। सही। मेरी बात समझ गए, यही रफ़ी भट्ट मेरा बाप ना होता, मैं कभी ये ना होता, यही मैं रिसर्च ना की होती, मैं कभी ये ना होता। आई वुड हैव बीन अ डिफरेंट पर्सन जो सही। पैसे के चक्कर में भाग रहा है, दौड़ रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, बिकेम डिफरेंट। मगर साहब, इंसान जो होता है ना, आप में हर इंसान वो एक्सपैंड करता है। ही वांट्स टू बी बेटर देन टुडे, ही वांट्स टू नो मोर, ही वांट्स टू हैव मोर। आज आपके पास छोटी गाड़ी आप बड़ी चाहेंगे, छोटा घर है बड़ा घर चाहेंगे। ठीक है। ये डिमांड डिज़ायर होता है। आज आपके पास करोड़ है, आप 2 मांगे सोचेंगे। आगे से निकलने की कोशिश हर इंसान ये होती है। अल्लाह ताला ने आपको बनाया। जी ठीक। खुशकिस्मत वो इंसान होता है जो खाली पैसा या कंफर्ट की दौड़ से निकल जाए। सही। मैंने दोस्त देखे हैं, ठीक है, और मर भी गए आज। सेठ हाफिज इज़ वन ऑफ देम। अच्छा। जो सारी ज़िंदगी पैसे के पीछे दौड़ा और पैसा इतना इकट्ठा कर लिया कि पहाड़ भी बन जाए पैसे के तो कम होंगे, मगर
और कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। ठीक है। सो मेरा वालिद की वजह से इंटेलेक्चुअलिज्म में इंटरेस्ट आ गया, ठीक है। सोफिस्टिकेशन में इंटरेस्ट आ गया। ठीक। उनकी रिसर्च जब मैं कर रहा था, मैं 40 साल का था, मैं 70-80 साल के बंदों को मिल रहा था जो जिंदा थे पाकिस्तान मूवमेंट के। सरदार शौकत याद हो गया जी, ममडोट हो गया, इफ्तिखार मुमताज़ दौलताना हो गया, इफ्तिखार ममडोट हो गया, इनको मैं मिल रहा होता था। तो इनसे फिर मैं 40 साल का था, ये 70-80 साल के थे, तो वो मेरा स्टेट ऑफ माइंड तो बदल ही गया ना। फिर जिंदगी के हवाले से नजरियात आपके बदल गए, टोटल बदल गया, टोटल बदल गया। लाइफ को देखा ही फ़र्क तरीके से देखने लग पड़ा फ़र्क। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ रफ़ी भट्ट साहब। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद थे रियल एस्टेट आइकॉन, पाकिस्तान में हाई राइज बिल्डिंग्स को मुतारिफ़ करवाने वाले इम्तियाज़ रफ़ी भट्ट साहब। इसके साथ ही अपने मेज़बान वासिफ़ मलिक को प्रोग्राम वीकेंड वाइब से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।